पॉलीथिन है, एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं तो नेचुरल पॉलीथिन की तो बात आएगी, तो उसको भी उन्होंने कई सालों से, कई वर्षों से त्याग रखा है कि कैरी बैग के रूप में पॉलीथिन का उपयोग नहीं करेंगे। साथ ही साथ वो अभी तक अपने जीवन में शुरू से लेकर अभी तक 95,000 पौधे लगा चुके हैं। टीचिंग तो कर ही रहे हैं, ये काम तो उनका जो कर ही रहे हैं, उससे अदर देन ये वर्क है उनका। 95,000 साथ ही साथ उन्होंने एक और कोशिश की है, और सराहनीय कोशिश है, उसके लिए भी उनको साधुवाद है कि गांव और पंचायतों में जो आजकल जनरली जो चल रहा है, सूखी घास फसल लेने के बाद जो बचती है उसको जलाते हैं, उसको भी वो अवेयर करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप इसको ना जलाएं, क्योंकि इससे एनवायरनमेंट को नुकसान होता है, और इसकी जगह क्या कर सकते हैं वो सजेशंस वो दे रहे हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों के लिए सब प्रयासरत हैं और अपने जीवन में निरंतर काम कर रहे हैं। और साथ ही साथ हम लोगों को भी वो चिड़िया नहीं देखने को नहीं मिलती, गिद्ध देखने को नहीं मिलते, जो इन्वायरमेंट के क्लीनर कहलाते थे, स्वीपर कहलाते थे, चील देखने को नहीं मिलते, तमाम तरह के पक्षी खत्म हो गए। एक छोटा लाइट वाला छोटी सी कीड़ा होता था जिसको जुगनू बोलते थे, वो जुगनू पहले हम लोग बचपन में पकड़ा करते थे, खेलते थे, मुट्ठी बंद कर लेते थे, छोड़ देते थे, बड़ा अच्छा लगता था, कहीं देखने को नहीं मिलता। तमाम तरह की तितलियां, लगभग 95 टाइप्स ऑफ बटरफ्लाइज हैव बीन एक्सटिंग्विश्ड। इसके पीछे क्या कारण है इस पर जानना पड़ेगा। कुएं पर मैं नहाया करता था, बाल्टी से पानी निकालता था, और वर्ष भर हम पानी निकाल के उसमें नहाते थे। आज उस कुएं की तली पर भी पानी देखने को नहीं मिलता। कई नदियां गर्मियों में जहाँ आधा किलोमीटर का जिनका पाठ होता था, लोग पैदल निकल जाते हैं। जमीन में पानी जहाँ 10 फीट हुआ करता था, 400 फीट पानी पहुँच गया है। हर साल लगभग 5 फीट पानी नीचे चला जाता है। टेम्परेचर हमारा हर साल 2 या 3 डिग्री बढ़ जाता है। अब आप कल्पना करिए, आज से 20 वर्ष 50 वर्ष बाद हमारे भाई बहन, हमारी जो आने वाली जनरेशन है, कैसे जिएगी। जैकी श्रॉफ सभी जानते हैं, पीछे सभी देखते होंगे, उसने कहा है कि बर्थडे पर बजाय केक काटने के हमारी जनरेशन के लिए, हमारी ये धरती हमारे आने वाली जनरेशन की धरोहर है, इसको हमने जैसा अपने पूर्वजों से पाया है उससे अच्छी कंडीशन में इसको दे पाएंगे, हमारा प्रयास होना चाहिए। मैं एक छोटी सी बात बताऊं, आपको बहुत काम की है। बड़े बड़े प्रवचन करता आते हैं, मंचों पर बोलते हैं, और वो अच्छी अच्छी कहानियाँ सुना के चले जाते हैं, लेकिन बहुत काम की चीज़ जो सबके उपयोग की है। विद्यार्थी जीवन में अगर कोई एक स्टूडेंट एक नीम का पौधा लगा देता है, आप चाहे तो नोट कर लीजिएगा। अगले सेशन में आप सभी का स्वागत। और ये बड़ा गर्व का विषय है, एक पेरेंट्स और एक टीचर्स के लिए बड़ा गर्व का विषय होता है जब पेरेंट्स के सामने बच्चा अगर उसका सक्सेस करता है और उनसे आगे निकलता है, तो पेरेंट्स का सीना गर्व से ऊंचा होता है। उसी तरह टीचर का भी सीना, अगर एक स्टूडेंट अगर उससे आगे निकलता है तो उसका सीना चौड़ा होता है। इसलिए हमारे साथ जो हमारे बीच में जो उपस्थित है सौरभ मिश्रा, वो हमारे स्टूडेंट के साथ साथ ये आपके बीटेक भी है, आपकी यूनिवर्सिटी राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय इन 2002। He has headed and founded Sagol Venture Private Limited, co-chair FICCI, Startup Innovation Committee at MP, President Bhopal Angel Network for Startup Innovation and Education. He is an ये तो तुमने ना पढ़ के बोल दिया, ये बिल्कुल भी नहीं, ठीक है, अच्छा तुक्का है। देखो, सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ होती है, आपको जो आप लोगों ने सबने सही जवाब दिए, लेकिन अगर आपकी सोच अच्छी है, आप हार्ड वर्किंग हो, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स है, तो भी ये सामने वाले को पता तो चलने चाहिए ना। अगर पता ही नहीं चलेंगे, आप बहुत इंटेलिजेंट हो लेकिन आपने अपने टीचर्स को बताया ही नहीं कभी कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ,
तो कैसे पता चलेगा? आपको कनेक्शन बनाने पड़ेंगे, बिल्कुल सही बात है। और आज की डेट में आप कितने कनेक्शन बना सकते हो? आप कॉलेज के अंदर कुछ फैकल्टी से बना सकते हो, कुछ दोस्तों से बना, आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा अपने खुद के कैरियर में जिससे कि आप विजिबल हो, क्योंकि लोग ढूंढ रहे हैं। मैं इंडस्ट्री के साथ रेगुलर इंटरेक्ट करता हूँ और हम लोगों के पास सबसे बड़ा एक चैलेंज जो होता है, मेरी खुद की कंपनी में आज मुझे 3 डिजाइनर चाहिए हैं, मेरे साथ अंकित बैठे, इनको पता है हमको डिजाइनर नहीं मिल रहे, लेकिन बाहर हजारों लोग ये बोलते हैं कि हमने डिजाइनिंग करी हुई है लेकिन हमको नौकरी नहीं मिल रही। सो देयर इज अ डिस्कनेक्ट। क्यों डिस्कनेक्ट है ये? क्योंकि लोग विजिबल नहीं होते। और ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक दिन में विजिबल हो जाओ। आप सबके अपने अपने सेक्टर होंगे, चॉइसेस होंगी जहां आप जाना चाहते हो, तो कोई भी आदमी एक दिन में विजिबल नहीं हो सकता। और विजिबिलिटी का क्या मतलब है? एग्जैक्टली यही बताना कि आप हार्ड वर्किंग हो, आप टैलेंटेड हो, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हैं, आप अपने सब्जेक्ट के बारे में जानते हो। तो सपोज करो आप लोगों को फर्स्ट ईयर में, अभी आपका एनुअल फंक्शन नहीं हुआ होगा ना, आपको चूज करना है कि आपके बैच में से किसी एक को गाना गाना है, तो आप कैसे चूज करोगे? जिसको सिंगिंग करते हुए देखा होगा या सुना होगा। लेकिन आपके यहाँ सोचो सबसे टैलेंटेड सिंगर जो है वो अगर गाना ही नहीं गा रहा है तो पता ही नहीं चलेगा ना। तो आपको अपने स्किल सेट को, जो भी आपका स्किल सेट है, उस स्किल सेट को कैसे आगे लेकर जाना और कैसे दिखाना है और कैसे अपने स्किल्स को बढ़ाना है। एंड मेरा प्रिसाइज अंडरस्टैंडिंग जो है वो इस बात के लिए रहती है, मैं आपको ये नहीं बताना चाहता कि आप कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे बढ़ाओ, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अपने टेक्निकल स्किल्स कैसे बढ़ाओ और कैसे अपने टेक्निकल स्किल्स को आगे बढ़ा पाओ। कंटेक्ट समझ में आया आप सब लोगों को? क्यों ये जरूरी है कि आप अपनी खुद की सेल्फ ब्रांडिंग सही तरीके से करो। सेल्फ ब्रांडिंग मतलब अपने बारे में लोगों को कैसे बताओ ताकि उनको पता चले कि अगर आप गाना गाना अच्छा जानते हो तो आप गाना गाना अच्छा जानते हो, अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सेक्टर में जाना चाहते हो तो आप एआई को ज़्यादा जानते हो, आप अगर मैनेजमेंट के सेक्टर में जाना चाहते हो आप मैनेजमेंट को अच्छा जानते हो। और आज की डेट में ज़्यादातर कंपनियां जो है वो आपका, लोग जब अप्लाई करते हैं जॉब के लिए, जॉब तो छोड़ो, लोन के लिए, शादी के लिए, सबसे पहले आपका क्या चेक होता है? डिजिटल बैकग्राउंड, आपने क्या किया है। तो मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनको नौकरी इसलिए नहीं मिल पाई, जिनका कैरियर इसलिए नहीं बन पाया क्योंकि उन्होंने अपने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में जाकर सोशल मीडिया पर कुछ ऐसा लिखा था जिसके कारण लोगों को समझ में आया कि ये इनकी सोच गलत है। जो आपने बात बोली ना, सोच गलत है, या कुछ ऐसा बायस लिख दिया। और इंटरनेट पर कुछ भी कभी भी खत्म नहीं होता, तो ऐसा भी नहीं हो सकता कि आप इंटरनेट पर ना जाओ, जाना जरूरी है, जाना जरूरी है। लेकिन अगर आप नहीं गए हो, आप वहां गए हो तो आपको कैसे बिहेव करना है वो भी जरूरी है। और क्या बिहेव करना है, एज ए इंजीनियर आपको क्या बिहेव करना है वो जरूरी है। ठीक है, तो मैंने अभी आपको जो चीज बताई है वो है व्हाट इज सेल्फ ब्रांडिंग। तो सेल्फ ब्रांड इज, लिखो मत, किसी को भी मैं भेज दूंगा, आपके टीचर्स को, सब आपके पास आ जाएगा। सेल्फ ब्रांडिंग इज हाउ अदर परसीव योर स्किल, टैलेंट एंड क्वालिफिकेशन। मतलब समझ में है इसका? कोई जवाब देकर बताएगा? क्या लिखा है? सेल्फ ब्रांड इज हाउ अदर परसीव योर स्किल। हाँ, लोग आपके स्किल सेट को, आपके टैलेंट को, आपकी क्वालिफिकेशन को कैसे देखते हैं। आप जैसे ही किसी को जाकर बताते हो कि मैं इंजीनियर हूँ या मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, तो वो आपको कैसे मानता है? ये मेरा पंखा उतार देगा। अभी फर्स्ट ईयर में ऐसा हुआ होगा, जैसे आप लोगों ने एडमिशन लिया होगा, आपके घर वालों की एक्सपेक्टेशन आपसे बढ़ गई होगी, लैपटॉप खराब हो गया है, टीवी खराब हो गया है, पंखा सुधार दो, इंजीनियर तो ये सारे के सारे काम करें, बिकॉज दे परसीव इंजीनियर्स इन दैट वे। इंजीनियर कौन है तो सब चीजें सुधार सकता है, वो ऐसे ही सोचते हैं।
तो ऐसे ही बाकी लोग कैसे सोचे, और एक और फैक्टर होता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन को कैसे देखें। तो इट हेल्प डिफाइन यू who you are, what you hope to achieve in your career industry. A personal brand reflect your professional values, work ethics. तो लोग कैसे लोगों से काम करना चाहते हैं, जो टैलेंटेड है, जो अच्छा सोचते हैं, जिनकी इंटीग्रिटी है, जिनके ऊपर ट्रस्ट किया सकता है, जो मेहनत करते हैं, जो चीज़ों को सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, और इन सब चीज़ों को उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया है। तो बिलीव मी, मेरे साथ में बहुत सारे ऐसे लोग थे जो बहुत टैलेंटेड थे, लेकिन जितने भी आज हमारे साथ में कुछ लोग ऐसे हैं जो 5-6 हज़ार करोड़ से ऊपर ही कंपनी चालू कर चुके हैं। कुछ लोग बहुत अच्छा अपने करियर में ग्रो कर चुके हैं। क्यों कर चुके हैं? क्योंकि उन्होंने अपने यही टैलेंट को बहुत अच्छे से दिखाया। और बहुत सारे ऐसे हैं जिनके पास इनसे ज़्यादा टैलेंट होता था, पर वो उसको कभी डेमोन्स्ट्रेट नहीं कर पाए। स्किल सेट है, जितना भी स्किल सेट है वो विजिबल होना चाहिए, रिकॉग्नाइज होना चाहिए। मतलब आपको कॉलेज के अंदर की एक्टिविटीज में ही पार्टिसिपेट करना चाहिए। जरूरी नहीं कि आप उसमें टॉप पर जाओ, पार्टिसिपेट करना चाहिए। लोगों को समझ में आता है कि आप में वो टीम स्पिरिट है, आप पार्टिसिपेट कर रहे हो। उसके बाद आप उस चीज को जाकर पब्लिश कर रहे हो ऑन द राइट प्लेटफॉर्म। आप सबके पास आपका प्रोफेशनल मीडिया प्लेटफॉर्म होना चाहिए। हम लोग करते थे, अब मैं बहुत सारे बच्चों को जानता हूँ जो करते हैं। लिंक्डइन के बारे में आप लोगों से कितने लोग जानते हैं? वेरी गुड। तो वो जाते हैं, वो जाकर लिंक्डइन के ऊपर ये भी डालकर आते हैं कि उन्होंने आज कॉलेज में क्या किया, कौन से प्रोजेक्ट के ऊपर डिस्कस किया, किसी ना किसी ब्लॉग के ऊपर जाकर कमेंट करना। तो प्रोफेशनल डिफरेंशिएशन, देन विजिबिलिटी बढ़ाना, देन ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी बढ़ाना। बेवकूफ़ों जैसे जवाब देना या बेवकूफ़ों जैसी बातें करना, अपने व्यू पॉइंट के पीछे लड़ने लग जाना बिना समझे हुए, ऐसे लोग दे आर नॉट क्रेडिबल, कंसीडर दे आर नॉट कंसीडर क्रेडिबल। तो ऐसे लोगों को बढ़ाना। कैरियर अपॉर्चुनिटीज में सेल्फ ब्रांडिंग बहुत काम करती है, बिकॉज मुझे जो चाहिए मैं जाकर सर्च करूंगा, ऐसे ही काम करती है। आप अपनी इमेज, वीडियो, टेक्स्ट, कोई भी चीज के साथ कुछ लिखते हो, और वो जो आप लिखते हो उससे सर्च होता है। एग्जैक्टली ये कैरियर अपॉर्चुनिटीज भी वैसे ही आती है। आपने अपने बारे में क्या लिखा है। एक और एग्जांपल देता हूँ, कितना क्रूशियल होता है। आप एक रेलवे स्टेशन पर खड़े हो और वहाँ पर एक पुलिस वाले ने आकर आपको बोला आपका आईडी कार्ड बताओ, तो वो आईडी कार्ड कौन सा वो मानेगा? ऑप्शन ए आधार कार्ड, ऑप्शन बी आपके इंजीनियरिंग कॉलेज का आईडी कार्ड, ऑप्शन सी आपके दोस्त का लिखा हुआ कार्ड। और आधार कार्ड नहीं है तो आपके आईडी कार्ड को, लेकिन दोस्त का लिखा हुआ कार्ड नहीं मानेगा ना। सेम वे आपने कितना कैरियर के अंदर सरकारी इंस्टीट्यूशनल वैल्यूज इकट्ठी करी है, कितने आपको सर्टिफिकेट्स मिले, उनकी वैल्यू ज़्यादा है। अब सपोज एक जुगाड़ू बच्चा है, वो सर के पास गया, हाथ पाँव जोड़कर उसने एक ही दिन में 5 सर्टिफिकेट ले लिए, उनकी वैल्यू ज़्यादा होगी या उस बच्चे की जिसके पास 3 सर्टिफिकेट है लेकिन 4 साल के? हाँ, एक दिन वाले की या जिसने 4 साल में लिए 3 सर्टिफिकेट? क्यों? पता चल रहा है कि यार ये पूरे 4 साल मेहनत करी थी। सेम वे इंटरनेट पर मुझे सर्च करना कितना आसान है। एक प्रोग्राम चलाना है और मुझे देखना है किसने कब कब काम किया, ये एक दिन में काम करने वाला आदमी है या ये रेगुलर कंसिस्टेंट काम करने वाला। ऐसे लोगों के पास कैरियर अपॉर्चुनिटी ज़्यादा आती है। दूसरा, नेटवर्किंग एंड कनेक्शंस। आपको अभी तक पता है कि आपके इंजीनियरिंग कॉलेज से कितने लोग आईएएस बने, कलेक्टर बने? नहीं पता? अगर पता होगा तो क्या फायदा होगा? आप उससे आगे कैसे मिलोगे? आपको आपके यहाँ से लड़का जो आज से 4 साल 5 साल या 10 साल पहले गया है, वो किसी सरकारी विभाग में टॉप ऑफिसर है, आपको उससे मिलना है, आप कैसे मिलोगे? आप बताओगे क्या मैं सेम कॉलेज इंजीनियरिंग कॉलेज से आया हूँ, जैन इंजीनियरिंग कॉलेज से, वो आपको बहुत प्यार से बुलाएगा,
बिठाएगा, पूछेगा कॉलेज में कौन कौन से टीचर है, अभी क्या है, बिल्डिंग का हाल क्या है, क्या हो रहा है यार, मुझे तो मेरे पुराने दिन याद आ गए। सो नेटवर्क एलुमनी बेस जो होता है ना, उसकी बहुत वैल्यू होती है, और उन सब से नेटवर्क और कनेक्शन बनाना जरूरी है। एट रैंडम जाकर किसी से कनेक्ट हो जाओगे वो कोई वैल्यू नहीं करेगा। जिनको आप जानते हो तो कौन से लोग होते हैं? वो लोग होते हैं जिन्होंने आपके कॉलेज से पढ़ाई करी है, जो आपके टीचर्स के कनेक्शन में है, जो आपके सीनियर्स के कनेक्ट में है, आपके दोस्तों के कनेक्ट में है। तो उनको क्या पता होना चाहिए कि आपके अंदर क्या टैलेंट है, क्या स्किल सेट है, और आप किस चीज में एक्सपर्ट हो। ठीक है, समझ में आ रहा है? देन कंट्रोल ओवर ऑनलाइन प्रेजेंस। कई बार क्या होता है, और ये आजकल बहुत ज्यादा हो रहा है, आप लोग जब अपने आप को डिजिटली प्रेजेंट करते हो ना, तो हम लोग कई बार टेक अवे हो जाते हैं। हम एक पर्टिकुलर फोटो देखते हैं और उसके बाद हमको लगता है कि यार इसके ऊपर ये गलत है, और आप अपने कंप्लीट कमेंट डालने लग जाते हो। आजकल मुझे पता नहीं आप लोग करते हो कि नहीं करते हो, लेकिन स्कूल्स के लेवल पर बच्चे ग्रुप बनाते हो, किसी एक बच्चे को बुली करते हैं। ये सब चीजें क्या हो जाती है, रिकॉर्ड होती है। मैं डिटेल में नहीं जा रहा, पर कितने तरीके से बुली करते हैं सबको पता है। ये चीजें जो है, ये आपकी जब ये सब डिजिटली रिकॉर्ड हो रही है, बहुत क्रिटिकल है आज की डेट में। अभी तक जो हो गया उसे भूल जाओ, लेकिन कॉलेज में आने के बाद से व्हेन यू आर कंसीडर्ड रिस्पॉन्सिबल, आपको वोट देने का अधिकार आ गया, सबको आ गया, तो यहां से आपके पास अब रिस्पॉन्सिबिलिटी भी जो है वो बढ़ गई है। आप अपनी प्रेजेंस को, आप नहीं चाहोगे ना यहाँ पर खड़े होकर आप लोग लड़ोगे क्या? नहीं, तो डिजिटली भी ऐसा नहीं करना चाहिए। देख, पर्सनल कॉन्फिडेंस दिखाना और पर्सनल पार्टिसिपेट करना एक बहुत बड़ा स्किल सेट है जो आपके पास होना चाहिए। और आपके पास जो स्किल सेट से रिलेवेंट चीजें, अब मुझे बताओ, कोई भी दो लोग आप कैरियर में करना क्या चाहते हो टेक्निकल साइड में? कुछ तो प्लान किया, किसने सोचा है? हाँ मतलब, अरे यार बाकी लोग देखो, ये है लड़का, टैलेंटेड लड़का, ये अपनी सेल्फ ब्रांडिंग पे लगा। क्या नाम है उसका? हाँ, चिंतेश शर्मा। इसके अलावा वो तो बोल ही देगा, ये दो चार लोग ही बोल रहे हैं ना, तुम भी बोल रहे हो। क्या बनना चाहते हो? गवर्नमेंट जॉब की ट्राई करूँ। और कोई? अब देखो, आपके पास जो स्किल सेट की आप बात कर रहे हो ना, जैसे गेट की तैयारी करना है, गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी करना है, और सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना है। अब इसके लिए आपको आज की स्थिति में पता है क्या कि कौन सा स्किल सेट लगता है गवर्नमेंट जॉब में जाने के लिए? क्या जरूरी है गवर्नमेंट जॉब में जाने के लिए? जोर से बोलना जरूरी है, मुझे पता है गवर्नमेंट जॉब के लिए। आप बताओ, सॉफ्टवेयर डेवलपर में क्या है? चलो अपन इसी के ऊपर आगे बात करते हैं। मैं आपको बताता हूँ, आज की डेट में ना कंटेम्परेरी स्किल सेट लगातार बदल रहे हैं। जब हमने पढ़ाई करी थी तब शायद HTML बहुत अच्छा होता था। जब तक हम पढ़ के निकले तब तक हमको पता चला कि यार ये ना थोड़ा सा आउटडेटेड हो गया है। आज जब हमारे पास लोग आते हैं ना, तो वी डोंट नीड कोडर्स। मैं अपनी कंपनी में आई डोंट नीड कोडर्स, क्योंकि सब चीज़ें पहले से बनी हुई है, हमको सिर्फ उठाना पड़ता है। जैसे मुझे एक रजिस्ट्रेशन मॉड्यूल बनाना है, तो मैं ऐसे अपना कर्सर लेकर जाऊंगा, उस पर क्लिक करूंगा और उसको ड्रैग करूंगा और जहाँ पर रखना है वहाँ रख दूंगा। ऐप हो या सॉफ्टवेयर हो, मतलब वेब हो, दोनों में वो वही फिट हो जाएगा। तो टेक्नोलॉजी लगातार चेंज हो रही है, और आपको जो भी सेक्टर में जाना है
उस सेक्टर के बारे में कंटेम्परेरी नॉलेज होनी चाहिए और वो लगातार चेंज होती चली जाएगी। इतनी तेजी से आपको कॉलेज के अंदर बेसिक्स बताया जाता है, फंडामेंटल्स बताया। हाँ, बट ये उससे एक छोटा लेवल भी है। हमको लोग ऐड दिखाना चाहते हैं, तो हमको ऐड दिखाने के लिए भी लोग हमारे पैटर्न देखते हैं। हम क्या देख रहे हैं, आप लोग देखो शूज को सर्च करते हो ई-कॉमर्स पर और फेसबुक उसका या इंस्टा उसका ऐड दिखाता है, होता है ना? कैसे पता चला उसको? जस्ट बिकॉज ऑफ डिजिटल फुटप्रिंट लगातार। तो आपको हमेशा इंटरनेट पर जाते समय बहुत क्रिटिकल स्किल सेट हो गया है। आपको अपने आप को खुद को सेल्फ मॉनिटर, अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसको अलाइन करना और फिर उसी हिसाब से प्रमोट करना आना चाहिए, सो दैट आपके पास क्या है, आपका जो डिजिटल फुटप्रिंट है वो एकदम सही है। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अपने आप को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए, जो मैंने शुरुआत में बात करी थी कि एक गाना गाने वाले बंदे को अपने आप को कैसे प्रमोट करेगा, वो गाना गा के। अब यहाँ गाना गाएगा तो कितने लोगों के बीच में प्रमोट होगा? इतने लोगों के बीच में। अगर इंटरनेट पर गाना गाएगा तो हजारों लाखों लोगों के बीच में। लेकिन हम गाना गाने के लिए तो आए नहीं कॉलेज में, हम तो आए इंजीनियरिंग करने के लिए, तो हमको यहाँ क्या प्रमोट करना पड़ेगा? अपना इंजीनियरिंग स्किल्स है। कैसे करेंगे? बाय क्रिएटिंग कंटेंट, छोटे से ब्लॉग बनाकर, छोटे से रिव्यूज देकर, छोटा सा कंटेंट लिखकर, इमेजेस पोस्ट करके, प्रेजेंटेशन पोस्ट करके। बहुत सारे प्रेजेंटेशंस होते हैं जो कॉलेज के बच्चों के द्वारा ही बनाए जाते हैं, जो बड़ी जगहों पर यूज भी होते हैं। तो आपको क्या करना है? लगातार डिजिटल कंटेंट क्रिएट करना है। किसके नाम से करोगे? लॉजिकल जवाब दिया उसने। किसके नाम से करोगे? सो गए थे ना? डिजिटल कंटेंट किसके नाम से क्रिएट करोगे? अपने नाम से। अपने नाम से करोगे ना? मेरे नाम से करोगे तो मुझे फायदा होगा। वो मैडम ने बताया था, जैसे ही आपने रजिस्टर किया, लॉगिन किया, आपका सब स्टैम्प चालू हो जाता है अपने नाम से। और आपका नाम क्या है? एक्चुअल सेठिया। आगे एक्चुअल सेठिया। आगे सन ऑफ लीला शंकर सेठिया। और आगे वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन। अब चलो एक वैल्यू ऐड करिए। और आगे अरे भैया, उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज कौन बोलेगा? आपको कोई नहीं पहचानेगा जब तक आप अपने कॉलेज का नाम नहीं डालोगे उसमें। आप इंजीनियर इसलिए बन रहे हो क्योंकि आप उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ने आए हो, यहाँ से पास आउट होकर निकलोगे। प्लीज एंश्योर कि आप जितना कंटेंट डालो उसमें आप अपना नाम डालो। फादर्स नेम की जरूरत नहीं होती, होम टाउन की जरूरत नहीं होती, ब्रांच डालो और कॉलेज का नाम डालो, सो दैट पीपल कैन कनेक्ट। लोगों को पता चलना चाहिए कि हाँ, ये उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज का बच्चा है, किसी प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज का नहीं है, कहाँ क्या कर रहा है। और बहुत सारे लोग जब करते हैं तो उसकी वैल्यू भी क्रिएट होती है। क्यों? क्योंकि देखते हैं उज्जैन जी कॉलेज के अंदर कितने सारे बच्चे कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं। तो क्रिएशन ऑफ डिजिटल कंटेंट इज मस्ट। कौन सा कंटेंट? सबसे आसान कंटेंट होता है रिव्यू करना, दूसरों की पोस्ट पर जाकर कमेंट करना, टेक्निकल पोस्ट पर। हो इस पर्टिकुलर सेगमेंट के अंदर वो है प्रोफेशनल डिफरेंसेस। आपके सबके पिताजी या माताजी को अगर पूछा जाए कि उनका बच्चा कैसा है तो क्या बोलेंगे? अच्छा बोलेंगे? 100% अच्छा बोलेंगे? ओके। आपके टीचर से पूछा जाए तो क्या बोलेंगे?
बिहेवियर के ऊपर देखकर बोलेंगे। तो भैया इस दुनिया में ना माता पिता भाई बंधु दोस्तों के रेफरेंसेस जो है वो काम नहीं करते हैं। दे आर नॉट कॉल्ड प्रोफेशनल रेफरेंसेस, वो कहलाते हैं पर्सनल रेफरेंसेस। प्रोफेशनल रेफरेंसेस कौन से होते हैं? जो आपके प्रोफेशन से रिलेटेड हो। तो अगर आपके टीचर्स आपके प्रेजेंटेशन पर जाकर कभी एंडोर्स कर रहे हैं, तो अगर मैं वापस कॉलेज में चला जाऊँ तो अपने सारे टीचर्स को बोलूँगा अगर मैंने कभी कोई अच्छा जवाब दिया है या अच्छा कोई पोस्ट डाला है और वो खुश हो गए, तो प्लीज़ आप जाकर इंटरनेट पर भी लिख दो इस चीज़ को, ताकि मुझे वो वैल्यू क्रिएट हो। लोग बहुत ज़्यादा, अगर आपके टीचर्स आपके कैंपस के लिए कंपनी है, जैसे मैं ही आया सपोज कैंपस लेने के लिए या मेरी टीम आई और सर लोगों ने बोला कि ये बच्चा बहुत अच्छा है, अभी परफॉर्म नहीं कर पा रहा है पर ये बच्चा बहुत अच्छा है, वर्सेस एक दूसरा बच्चा तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, किसकी वैल्यू ज़्यादा होगी? एक्चुअली रेफरेंस की वैल्यू ज़्यादा होगी। हम लोग सब ये मानकर चलते हैं कि अगर गलती हुई, कोई रेफरेंस देता है ना तो गारंटी लेता है, तो मैं बोलूँगा सर आपने बोला था ये बच्चा खराब है, इसको हटा दो, वर्सेस मैंने अपने से चूज किया। फिर मुझे कई बार डाउट भी होता है, कोई 5 मिनट में जज नहीं कर पाता। तो बिलीव मी, अगर आप आज से प्रोफेशनल रेफरेंसेस लेना चालू करोगे, आपके कामों के ऊपर प्रोफेशनल रेफरेंसेस मिलना चालू हो जाएंगे, तो कुछ समय के बाद आपके पास कितने रेफरेंसेस हो सकते हैं? अगर महीने में एक रेफरेंस भी आ रहा है, रिपीट ही से, मतलब ऐसा नहीं कि एक ही प्रोफेसर से लेते चले गए, प्रोफेसर से बाकी लोग जो आ रहे हैं, लेकिन अगर आप रेफरेंसेस ले रहे हो तो 4 साल में कितने रेफरेंस हो जाएंगे? एंड दैट इज अ वेरी गुड नंबर। तो आपको यही कोशिश करना चाहिए कि आपके पास प्रोफेशनल रेफरेंसेस है। अब टीचर के साथ साथ अगर आपके पास किसी इंडस्ट्री वाले ने भी रेफरेंस दिया है तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो ऐसे सारी जगहों से जहां से आपको रेफरेंसेस मिल सकते हैं वहां से आपको रेफरेंसेस लेना चाहिए। रेफरेंसेस लोगे कहाँ? वो एक बचपन में बनाते थे हमारे पास तो स्क्रैप बुक टाइप की, उस पर लोगे या किस पर लोगे? डायरी पे लोगे? लेटर पे, लेटर है कहाँ पे? ऑनलाइन कहाँ पे? फेसबुक, लिंक्डइन। और कोशिश करो कि प्रोफेशनल रेफरेंस वहां मिले जहां पर आपने कंटेंट क्रिएट किया है। जैसे आपने अगर YouTube पर एक कंटेंट क्रिएट किया है या लिंक्डइन के ऊपर आपने एक आर्टिकल लिखा है, तो इट शुड एंडोर्स बाय योर टीचर्स। उसका तरीका क्या होता है वो मैं आपको सेशन के एंड में बताऊंगा, बहुत आसान है। चलो वैसे मैं आपको बताता हूँ, ये बोलना तो बहुत आसान है, सुनना भी लगा, लेकिन आप में से किसी ने पूछा है कौन से टीचर के पास इतना टाइम होता है जो आपको रेफरेंस दे देगा? काउंट तो कर लिया बहुत आसानी से, 48 बार आप पर्सनली इंटरेक्ट भी नहीं कर पाओगे, रेफरेंस कैसे लोगे? आता है किसी को? चलो आप लोगों में से ने वो कहानी तो सुनी होगी, कहानी नहीं बताता, आप लोगों के पीछे कोई ना कोई ऐसा दोस्त होगा जो बताता होगा। उज्जैन से कितने लोग हैं? प्रॉपर उज्जैन। तो आप लोग सब बोलते हो कि मुख्यमंत्री जी को आप जानते हो, बोलते हो? इन्होंने बोला कि मुख्यमंत्री जी को जानते हैं और मैंने बोला मुख्यमंत्री जी मुझे जानते हैं, दोनों में वैल्यू किसकी ज्यादा बड़ी है? लेकिन मुख्यमंत्री जी को जानते हैं वर्सेस वो लोग ये क्लेम कर रहे हो, वो लोग तो क्लेम ही नहीं कर रहे, उनमें किसकी वैल्यू बड़ी है? तो क्लेम कर रहे हैं। तो
तो सबसे पहली ट्रिक जो होती है ना अपने आप को अपने एंडोर्समेंट लेने की, अपने टीचर्स के इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के नाम जो है वो टैग कर दो। टैगिंग, लिंकिंग, एवरीथिंग इज गेटिंग एंडोर्समेंट डिजिटल वर्ल्ड में। मैंने आपको इसमें से ज्यादातर चीजें बता दी, लेकिन सर्वाधिक महत्वपूर्ण आज की तारीख में अष्टांग योग, जिसकी चर्चा अक्सर होती है। आप लोगों ने भी नाम सुना होगा। अष्टांग योग मतलब 8 अंगों वाला योग। और इनको लिखा था, कोई बता सकता है किसने अष्टांग योग के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया? महर्षि पतंजलि। महर्षि पतंजलि। पतंजलि वो नहीं, वो पतंजलि दंत कांति केश कांति ने तो उनके नाम रख दिया है महर्षि पतंजलि। इसलिए पहले सिर्फ एक सूत्र जो है महर्षि पतंजलि के सम्मान में आप लोग मेरे साथ रिपीट करिए। मैं समझता हूँ कि संस्कृत से शायद आप लोगों का साक्षात्कार हुआ नहीं हुआ, लेकिन संस्कृत यदि आप पढ़ें और बोलें तो आपकी ज़बान, आपका तलफ़्फ़ुज़, आपका उच्चारण जो है वो बहुत बढ़िया हो सकता है। बोलिए, योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तम प्रवरं मुनीनां पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। योगेन चित्तस्य, योग के माध्यम से चित्त की अशुद्धियां दूर करने वाले। पदेन वाचाम, व्याकरण के माध्यम से वाचिक की अशुद्धियां दूर करने वाले। मलम शरीरस्य च वैद्यकम, वैद्यक आयुर्वेद के माध्यम से शरीर की अशुद्धियां दूर करने वाले। ऐसे महर्षि पतंजलि को मैं श्रद्धा पूर्वक हाथ जोड़कर नमन करता हूं। अष्टांग योग, जैसा कि मैंने अभी बताया आप लोगों को, कि काफी चलन में है आजकल। बहुत सारे योग के बहुत सारे स्कूल्स हैं, उनमें बहुत सारी चीजें पाई जाती हैं, लेकिन हमारी संस्कृति का जो षड दर्शन जो है, 6 हमारे दर्शन हैं, हमारे जो सनातन संस्कृति से संबंध रखते हुए हमारे जो ग्रंथ हैं, उनमें 6 दर्शन हैं। उनमें से एक दर्शन जो है योग दर्शन, और इस योग दर्शन में 8 अंग हैं। बहुत ज्यादा विस्तार में हम नहीं जाएंगे। 8 अंग कौन से हैं? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ये 1 by 1 ऐसे समझ लें कि सीढ़ियां हैं। अक्सर क्या होता है, मेरे पास लोग आते हैं कि हमें ध्यान सिखा दीजिए। ध्यान जो है वो 7वां अंग है। यदि हम एक साथ 5-6 सीढ़ी चढ़ने की कोशिश करें तो गिरने की संभावना हो जाती है। इसलिए बेहतर होगा कि हम पहली सीढ़ी से चढ़ें, जिसमें कि यम, नियम है, फिर आसन है, फिर प्राणायाम है, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। समाधि हम लोग जो परिवारों में रहने वाले लोग हैं, उनका समाधि से कोई संबंध नहीं। समाधि मतलब सन्यासियों के लिए जो दुनिया छोड़ के चले गए, गुफाओं में तपस्या करने। तो इसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, चौथे स्थान पर आता है प्राणायाम। उसी के बारे में हम बात करेंगे कि वो शायद यहां बैठ के कुछ संभव हो सकता है। और बात पूर्ण रूपेण, आप लोग साइंस के विद्यार्थी हैं, इसलिए पूर्ण रूपेण वैज्ञानिक होगी। आप लोग जानते हैं कि आपके मानव शरीर में रक्त कितना है? कौन बताएगा? 4.5 से 5 लीटर। 4.5 से 5 लीटर, एक्सेप्शनली 5.5 लीटर हो सकता है, लेकिन एवरेज 4.5 से 5 लीटर। उस रक्त का जो सर्कुलेशन है वो सबसे ज्यादा, यानी 70%। यदि हम एवरेज मान लें कि 5 लीटर ब्लड है हमारे शरीर में, तो उसका 70% यानी 3.5 लीटर हमारे मस्तिष्क में है। बचा हुआ 30% बाकी पूरे शरीर के विभिन्न अंगों में।
तो इससे आपको ये सिद्ध होता है कि आपका मस्तिष्क, आपका पावर हाउस कितना महत्वपूर्ण। नंबर 1। नंबर 2, क्या आप जानते हैं कि मनुष्य 1 मिनट में कितनी श्वास लेता है? क्या बात, सब लोग बहुत शांत हैं। बहुत क्या मतलब, जो हमारा टेक्स्ट बुक्स है उसके अलावा कहीं और नहीं जाते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप वही उसी में दिन गुजरते हैं क्या? 2 साल से फिजिक्स केमिस्ट्री में अच्छी पढ़ रहा है बच्चे। थोड़ा सा समय निकालिए, अपने आसपास क्या हो रहा है, हमको विरासत में क्या मिला है उसको भी जानने की। खैर, ये तो ह्यूमन बॉडी वाला मामला है कि हम एवरेज 15 से 17 बार प्रति मिनट श्वास लेते हैं। हम 15 से 17 बार श्वास लेते हैं तो हमारी एवरेज एज करीबन 75 से 80 साल है। अब थोड़ा सा हम कंपेयर करने जाएं तो कछुआ वो 1 मिनट में 2 से 3 श्वास लेता है और उसकी एवरेज एज करीबन 150 साल। हमारे यहाँ पेट डॉग्स होते हैं, आप लोग उनको देखते होंगे, वो उनकी श्वास की गति बहुत तीव्र होती है, बहुत तेज तेज श्वास लेते हैं। वो करीबन 35-40 से लेकर 70 श्वास प्रति मिनट तक चलाते हैं। सर, एक गिलास पानी रख दें। तो उनकी उम्र क्या होती है? 12 से 14 वर्ष। तो एक बात तो यहां सिद्ध हुई कि आपकी श्वासों की संख्या से आपकी आयु का गहरा संबंध है। इसके बाद एक पॉइंट हो, आपके शरीर में जहां श्वास जाती है उस अंग को क्या कहते हैं? अरे लंग्स भाई, क्यों चुपचाप बैठ रहे हो? ये बस समझो कि मैं आप लोगों की क्लास लेने आया हूं, अपन लोग बात करने आए हैं, बातचीत करने आए हैं। अब ये फर्स्ट ईयर है सर, थोड़ा सा खुले टाइम लगेगा। तो मैं आप लोगों के स्टाफ में से भी नहीं हूं, इसलिए कोई डरने की जरूरत नहीं है। बोलिए खुल के, नहीं क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा गलत हो जाएगा। जो गलत बोलेगा वही तो सीखेगा। श्वास कहां जाती है? लंग्स में जाती है। लंग्स का जो कैपेसिटी है, लंग्स की कैपेसिटी है 6 लीटर वायु। जो हम श्वास लेते हैं वो 6 लीटर कैपेसिटी है उसकी। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से हम जो श्वास ले रहे हैं, अभी आप लोग जो श्वास ले रहे हैं, वो है अधिकतम 500 ml से 600 ml, जबकि हमारी कैपेसिटी इससे 5 गुना ज्यादा है। तो 500-600 लीटर लेने से क्या होता है? ml, लीटर नहीं, ml लेने से क्या होता क्या है? हम अपने लंग्स की पूर्ण क्षमता का उपयोग नहीं कर पाते हैं और साथ ही साथ लंग्स के 3 हिस्से जो हैं, 3 हिस्से होते हैं लंग्स के। एक एब्डोमिनल एरिया जो कि एब्डोमिनल मसल्स से ऊपर नीचे होता है, आगे आता है, अंदर जाता है। एक होता है इंटरकोस्टल, यहाँ चेस्ट के पास जो मसल्स होती हैं वो इंटरकोस्टल मसल्स कहलाती हैं, वो वाला एरिया। और एक एरिया होता है यहाँ गर्दन वाला, इसको क्लेविकुलर मसल्स के जरिए चलता है, वो उसको क्लेविकुलर एरिया कहते हैं। तो ये 3 एरियाज हैं हमारे लंग्स के, एब्डोमिनल, इंटरकोस्टल और क्लेविकुलर। तो हम जो सामान्य रूप से श्वास लेते हैं वो हम एब्डोमिनल मसल्स के जरिए लेते हैं। बचा हुआ हमारा इंटरकोस्टल एरिया और क्लेविकुलर एरिया, यहां श्वास जाती ही नहीं। आप यदि किसी कमरे को, सपोज कि यही हॉल है, इसको आप बंद कर दें चारों तरफ से और 6 महीने बाद खोलें, तो आपकी यहां खड़े रहने की इच्छा नहीं हो। आप क्या करेंगे? जैसे तैसे नाक बंद करके सारी खिड़की खोलेंगे, दरवाजे खोलेंगे, पंखे चला देंगे, थोड़ी देर के लिए बाहर हो। तो वही स्थिति हमारे लंग्स के उन एरियाज की होती है जहां वायु नहीं जाती। वहां क्या होता है? टॉक्सिन्स जम जाते हैं।
कार्बन डाइऑक्साइड, स्टेल कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ जमी रहती है, जो कि विभिन्न बीमारियों का कारण बनती है। अभी हम लोग एक महामारी से निकल के आए हैं पूरा विश्व, और वो महामारी मूल रूप से लंग्स से ही संबंधित है। इसलिए अक्सर यदि आप लोगों ने किसी ने जो हमारे योग विषयक जो लिटरेचर है उसमें आप गए होंगे तो उसमें बताया गया होगा कि आपको क्या क्या करना चाहिए। तो ये टॉक्सिन्स जो जमा हो जाते हैं हमारे इंटरकोस्टल और क्लेविकुलर एरियाज में, इनको निकालने के लिए योग में प्रावधान है, जिसका जो कि तीसरा चौथा स्टेप है, यम नियम आसन प्राणायाम चौथे स्थान पर आता है। कि प्राणायाम के माध्यम से हम अपने लंग्स की कैपेसिटी का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्यों, क्या करना है? तो जो आपके लंग्स में जो वायु जा रही है वो क्या करती है? उसमें होती है ऑक्सीजन, जो कि आपके ब्लड के जरिए पूरे शरीर में प्रवाहित होती है। इस तरह से हाथ रखते हैं हम, और अभी कुछ मत करिए, धीरे धीरे समझ लीजिएगा। इस तरह से हाथ रखते हैं और धीरे धीरे श्वास लेते हुए हम अपनी कोहनियां और कंधे ये धीरे से ऊपर उठाते हैं, फिर श्वास छोड़ते हुए कोहनियों को नीचे लाते हैं। ये हम करेंगे, और आपको इस बीच में क्या ध्यान देना है, ये महसूस करना है, फोकस करना है इस बात पे कि आपकी श्वास लंग्स के किस हिस्से में जा रही है। You will definitely feel that the air which you are inhaling is going in your intercostal area. दुनिया इस टाइम आपके शरीर को छूती हुई है। ओके, एक बार लंबी गहरी श्वास लेके बाहर निकालो। चलिए अब श्वास लीजिए, 1 2 3, छोड़िए, 3 2 1, धीरे धीरे काउंटिंग के साथ, 1 2 3 3 2 1, इनहेल 1 2 3, एक्सेल 3 2 1, इनहेल 1 2 3, एक्सेल 3 2 1, लीजिए 1 2 3, छोड़िए 3 2 1, इनहेल 1 2। ये जो हमिंग वॉइस है, जो श्वास छोड़ने की गति है, इसको प्रोलॉन्ग करना है। आप जो हमिंग वॉइस क्रिएट कर रहे हैं उसमें उतार चढ़ाव नहीं है, यूनिफॉर्म वॉल्यूम एंड यूनिफॉर्म पेस, स्पीड और वॉल्यूम इसका सिमिलर है। ओके, समझ गए सब? करके देखें। चलिए, इसमें चूंकि हम जब कान बंद कर लेंगे तब आपको सुनाई नहीं देगा, इसलिए आप जो है 5 बार इसको स्वयं करिएगा, खुद ही काउंट करिएगा और आंख बंद करके करिएगा, ताकि आपका पूरा फोकस रहे। ठीक है, कान बंद करिए और आंखें भी बंद कर दीजिए और शुरू करें। ओके, ओके, 3 बार। चलिए सीधे हो जाइए, कमर सीधी कर लीजिए अपनी, हाथों को जोड़ लीजिए और पूरे प्रसन्न मन से ईश्वर को धन्यवाद देते हुए लीजिए लंबी गहरी श्वास, आंखें बंद करिए उच्चारण।
लीजिए श्वास। ओके, धीरे धीरे आंखें खोल लीजिए। धन्यवाद। एक्सरसाइज में और कार्यक्रम संचालन में, थिएटर में, नाटक में, मूवीज़ में, सब जगह सर का अच्छा योगदान है। हमारा ये सौभाग्य है कि सर आज उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज में आए और उन्होंने अल्प समय में इस निमंत्रण को स्वीकार भी किया और हमें हमारा सबका ज्ञानवर्धन किया। मुझे विश्वास है कि सर की जो बातें हैं वो आपके चेतना के द्वार पर जरूर दस्तक देगी और इनके द्वारा बताई गई तीनों क्रियाओं को आप अपने दैनिक जीवन में शामिल करेंगे। मैं उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज की ओर से सर का हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। एक बार जोरदार तालियां सर।